हमारे जो मित्र पीछे हैं वो उनसे निवेदन है कृपया आगे आ जाए थोड़े, तो और ठीक हो जाए। हिंदी पखवाड़ा और इस समापन के साथ साथ में पखवाड़े के दौरान हुई समस्त प्रतियोगिताओं के पुरस्कारों का वितरण होगा और उसके साथ ही हम सभी हिंदी और उर्दू की कविताओं का आनंद भी उठाएंगे। कार्यक्रम में कुछ विलंब हो चुका है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और बिना किसी अतिरिक्त कार्यक्रम के प्रारंभ में हम अपने सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करेंगे और मैं सबसे पहले श्री विजय कुमार नायक उप महाप्रबंधक प्रशासन मेरा निवेदन है श्री N.K. दास मुख्य लेखाधिकारी महोदय से हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष हैं और देश की चर्चित कथाकार हैं। मेरे लिए अतिरिक्त हर्ष का विषय ये भी है कि आदरणीय डॉक्टर तनुजा चौधरी से मैंने शिक्षा ग्रहण की है, वे मेरी शिक्षिका रही हैं। मैं कविगोष्ठी प्रारंभ करने के पूर्व मुझे याद आती है डॉक्टर हरिवंश बच्चन की मधुशाला की कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचा रहा हूं कि मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रीतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। इन पंक्तियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत मित्रों करतल ध्वनि से हमारे कवियों का स्वागत कीजिएगा, उनका अभिनंदन कीजिएगा। सबसे पहले श्रीमती अर्चना अर्चन कृपया आए मंच पर स्थान ग्रहण करें। श्रीमती अर्चना अर्चन। नजरों का धोखा भी हो सकता है, फासला फासला नजरों का धोखा भी हो सकता है, चांद जब चमके हाथ बढ़ाकर देखो, लहर को तूफान बना देती है, चांदनी रात लहर को तूफान बना देती है, मृत्यु हर चीज को बेजान बना देती है, चांदनी रात लहर को तूफान बना देती है, मृत्यु हर चीज को बेजान बना देती है, और चांदनी रात लहर को तूफान बना देती है, मृत्यु हर चीज को बेजान बना देती है, और राह के पत्थर को पत्थर ही न समझो, राह के पत्थर को पत्थर ही न समझो, श्रद्धा तो पत्थर को भगवान बना देती है, श्रद्धा तो पत्थर को भगवान बना देती है। ऐसी ही बात और जिंदगी जीने का एक अंदाज नीरज जी ने 4 पंक्तियों में कैसा कहा कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, और तेरे दुख दर्द का मुझ पर भी असर हो ऐसा, तेरे दुख दर्द का मुझ पर भी असर हो ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। की बात है, भाषा की बात है, इसलिए वाग देवी की प्रतिनिधि के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती अर्चना है, वो उनके ही शब्दों में उन्हीं के रूप में उन्हीं के आपके सामने आएगा। मित्रों मैं यहाँ पर लेकिन एक छोटा सा विराम और देना चाह रहा हूँ। सरिता आजादी जी से ही एक बार को प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आदेश हुआ है रचना पाठ के लिए बिना किसी भूमिका के सबसे पहले 4 पंक्तियाँ आप तक पहुँचाना चाहती हूँ और आपसे एक निवेदन करती हूँ कि जो पंक्तियाँ जो बात अच्छी लगे तालियां बजाकर मेरा हौसला बढ़ाते रहे। सुनिएगा 4 पंक्तियाँ आप तक पहुँचाती हूँ। बनूं सावन तेरे आंगन में बरसूं चाहती हूँ मैं, बनूं सावन तेरे आंगन
चाहती हूँ मैं, तुम्हें केवल समर्पित प्यार परसों चाहती हूँ मैं। मिलन हो या न हो मेरा तुम्हारा ये मेरे दिलबर, मिलन हो या न हो मेरा तुम्हारा ये मेरे दिलबर। विरह में कृष्ण की मीरा सी तड़पू चाहती हूँ मैं, विरह में कृष्ण की मीरा सी तड़पू चाहती हूँ मैं। और 4 पंक्तियाँ और पढ़ती हूँ। आज का आपने जो ये BSNL विभाग में राजभाषा समापन दिवस का आयोजन सजाया और इसमें कवि सम्मेलन, एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया। तुमने जो बुलाया है मैं दौड़ के आई हूँ, तुमने जो बुलाया है मैं दौड़ के आई हूँ। जिस राह पे चलती थी वो मोड़ के आई हूँ। जीवन में कभी मुझको तुम दूर नहीं करना, जीवन में कभी मुझको तुम दूर नहीं करना। तेरे प्यार के खातिर तो सब छोड़ के आई हूँ, तेरे प्यार के खातिर तो सब छोड़ के आई हूँ। और एक गजल की कुछ शेर पंक्तियाँ पढ़ती हूँ क्योंकि मैं पहले भी आकर के बैठी तो कुछ लोगों ने बोला बहुत देर हो गई है, 5:30 बजे का समय है। एक गजल की कुछ शेर पढ़ना चाहती हूँ। दुनिया सजाने से पहले मोहब्बत की दुनिया सजाने से पहले, मोहब्बत की दुनिया सजाने से पहले इजाजत तो ले लो ज़माने से पहले, इजाजत तो ले लो ज़माने से पहले। कहीं वक्त तुझे को ना पत्थर बना दे, कहीं वक्त तुझे को ना पत्थर बना दे, कहीं वक्त तुझे को ना पत्थर बना दे। कुछ आंसू बचा मुस्कुराने से पहले, कुछ आंसू बचा मुस्कुराने से पहले। तेरी उंगलियां भी जलेंगी यकीनन, तेरी उंगलियां भी जलेंगी यकीनन, तेरी उंगलियां भी जलेंगी यकीनन। किसी गैर का घर जलाने से पहले, किसी गैर का घर जलाने से पहले इजाजत तो ले लो ज़माने से पहले। और गजल का ये शेर पढ़ती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, अगर आपकी तालियां मिलेगी तो मुझे लगेगा करती हूँ। वो देखता है सुना है मेरे ख्वाब, वो देखता है सुना है मेरे ख्वाब, वो देखता है। मैं कब सोई उसको सुनाने से पहले, मैं कब सोई उसको सुनाने से पहले। उसे दोस्त समझूं मैं या कि सितमगर, उसे दोस्त समझूं मैं या कि सितमगर, उसे दोस्त समझूं मैं या कि सितमगर। लतीफे सुनाए रुलाने से पहले, लतीफे सुनाए रुलाने से पहले। और
गजल का मक्ता हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। सोना है दिया रे चनवो रोया बहुत था, सोना है किया रे चनवो रोया बहुत था, सोना है किया रे चनवो रोया बहुत था, मोहब्बत की शम्मा बुझाने से पहले, मोहब्बत की शम्मा बुझाने से पहले, इजाजत तो ले लो समाने से पहले। अच्छी रचना प्रस्तुत की श्रीमती अर्चना अर्चन ने। और अब मैं कविता पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ बड़े सम्मान से, बड़े प्यार के साथ भाई आशुतोष असर को, जो बड़े अच्छे गीतकार के रूप में देश प्रदेश के सारे मंचों पर बड़े अच्छी तरीके से जाने पहचाने जाते हैं। कलम में उनकी बड़ा जबरदस्त ताकत है, बड़े अच्छे गीतकार और बड़े मधुर कंठ से अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। भाई आशुतोष असर, कृपया आएँ। रचनामिका के 4 लाइनों से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। 4 लाइनें मैडम। मीत मेरे इन नैनों से यह स्वप्न तुम्हें खोना होगा, मीत मेरे इन नैनों से यह स्वप्न तुम्हें खोना होगा, मैं कठिन नहीं हो सकता हूँ, कुछ सरल तुम्हें होना होगा, कुछ सरल तुम्हें होना होगा। 4 लाइनें और कि ये रूह आदमी की मिल्कियत में नहीं है, ये रूह आदमी की मिल्कियत में नहीं है, गुमराह है तू अपनी असलियत में नहीं है, ये रूह आदमी की मिल्कियत में नहीं है, गुमराह है तू अपनी असलियत में नहीं है, और जिसके लिए तिजोरियों में तू सिमट गया वो जिंदगी ही तेरी वसीयत में नहीं है, वो जिंदगी ही तेरी वसीयत में नहीं है। एक जैसा कि आनंद भाई ने बोला, एक गीत मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, गाना गीत है। बंटते हैं नित दर्द जहाँ पर, खुशियों का घर वहीं मिलेगा, बंटते हैं नित दर्द जहाँ पर, खुशियों का घर वहीं मिलेगा, बंटते हैं नित दर्द जहाँ पर, खुशियों का घर वहीं मिलेगा, वहीं जहाँ पलते हैं रिश्ते सहज दुखों के संवादों से, वहीं जहाँ पलते हो रिश्ते सहज दुखों के संवादों से, वहीं जहाँ खुशियाँ बहकी हो काल जनित सावन भादों से, कांटों की पहरेदारी हो फूल चमन में तभी खिलेगा, बंटते हैं नित दर्द जहाँ पर, खुशियों का घर वहीं मिलेगा। बंदगी खिलाकर नचा रहा है समय मदारी, आशाओं की छड़ी हिलाकर नचा रहा है समय मदारी, कथित सभ्यता के मूल्यों पर बिकती है मन की लाचारी, जहाँ हवा भी द्रोह कर सके सिक्का सच का वहीं चलेगा, बंटते हैं नित दर्द जहाँ पर, खुशियों का घर वहीं मिलेगा।
में देखिए इस चीज को महसूस कीजिए, आप हमारी आपकी बात कर रहा हूँ कि दिन भर मेहनत की परिपाटी जहां शाम की खुशियां लाए, दिन भर मेहनत की परिपाटी जहां शाम की खुशियां लाए, सुख दुख बतियाने की आदत कर्तव्यों का पथ दिखलाए, जहां थकन हो संघर्षों की स्वर्णिम सूरज वहीं ढलेगा, बटते हैं नित अंतिम मंदिर हो। आज प्रीत की निश्चलता फिर मानस से अभी सार कर गई, आज प्रीत की निश्चलता फिर मानस से अभी सार कर गई, लाचारी की अंधी बुढ़िया राह दुखों की पार कर गई, लाचारी की अंधी बुढ़िया राह दुखों की पार कर गई, जहां सुओं में कर्जे हो दीप नेह का वहीं जलेगा, बटते हैं नित दर्द जहां पर खुशियों का घर वहीं मिले। रचनाकार के रूप में अब मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ हमारे विभागीय साथी, हास्यरंग के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर ही नहीं बल्कि मॉरिशस तक इनकी हास्यरंग कविताएं सुनी गई, सराही गई, पसंद की गई। बड़े सम्मान के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रकाश प्रलय जी को, जो हास्यरंग के क्षेत्र में बड़े जाने वाले हस्ताक्षर। श्री प्रकाश प्रलय। हिंदी पखवाड़ा का जो माहौल बिल्कुल गमगीन सब हो जा रहा है, बड़ा श्राद्ध में सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कोई बड़ा भारी पहाड़ टूट रहा है हमारे सिर पर। इसके पहले भी 1 घंटे से हम लोग बैठे थे। ये बहुत हम तो आभार व्यक्त करते महाप्रबंधक जी का कि उन्होंने इस बार आदेश निकाल दिया कि 3:30 पे यहाँ आना है, तो कल लोग 3:30 पे आप सब यहाँ बैठे हैं। लेकिन आधे घंटे तक ऐसे ही लगे जैसे कोई शोक सभा हो रही है। बहरहाल शोक सभा को आप थोड़ा अलग कर दीजिए, थोड़ा मुस्कुराइए, तो दफ्तर का समय है, दफ्तर हम बहुत काम करते हैं, BSL को नंबर 1 बना रहे हैं। 4 पंक्तियों में अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। आपको जीवंतता, मेरे मंच पर बैठे मेरे सभी वरिष्ठ कविजनों को प्रणाम करता हूँ कि वो पूजन क्या जहां थाली न हो, वो पूजन ही क्या जहां थाली न हो, और ये आपको बोलना पड़ेगा। वो पूजन ही क्या जहां थाली न हो, वो ससुराली क्या, ये बोलना पड़ेगा। तब तो भाई माहौल बनेगा इस मंच तक आपका। वो पूजन ही क्या जहां साली ना हो, वो पूजन ही क्या जहां थाली ना हो, वो ससुराली क्या जहां साली ना हो, और भाग्य के फेर को बदलना है मुश्किल, वो कार्यक्रम ही क्या जहां ताली ना हो। जरा जीवंतता बनी रहे, थोड़ा गंभीर मामला है, दे दिया। कुछ दिन बाद आए, बोले सर बहुत दुख हो गया। बोले क्या हो गया? बोले माता जी स्वर्गवास हो गया है, CL चाहिए। तो ठीक CL ले लो भैया, वही दुख का मामला है। अब वो 6 महीने बाद बंदा फिर आया, बोले सर माफ कीजिएगा जरा पिताजी की डेथ हो गई है, CL दे दीजिए। तो साहब भी जल्दी जल्दी में रहते, हाँ ठीक है दी जाइए। 6 महीने बाद फिर आया, उधर माफ कीजिएगा मम्मी की डेथ हो गई। अब साहब की कलम रुक गई एकदम से, यार अभी 2-3 बार तो शायद दे चुका हूँ इसको CL की छुट्टी, फिर भी उन्होंने कहा चलो इस बार भी जाने दो। 6 महीने बाद फिर आ गया बंदा, बोला सर माफ कीजिएगा वो पिताजी की डेथ हो गई, CL चाहिए। तो साहब ने बोला CL नहीं, अब तो आपको पूरा EL भी दे दूंगा। तो जब पहली बार मैं आया तो मेरे पिताजी की डेथ हुई थी, देखो सही है। अब माता जी लगी अकेली, तनाव इतना चल रहा है, विवाह कर लिया उसने।
हम ओरिजिनल तो मेरी माँ है ही, लेकिन पिताजी दूसरे आ गए, आपस में नहीं बनी। 6 महीने बाद माता जी चली गई, अब पिताजी अकेले हो गए। अब उनका तो काम ही ये था पिताजी का, तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली साहब। शादी हुई, दोनों दूसरे माता पिता थे मेरे, मैं उसमें कोई बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा आपसे, नहीं पटी दोनों की। पिताजी चले गए, अब माता जी बची, तो माता जी ने भी ढूंढ लिया ये। अब ये बताओ कि मैं जब तक रहूंगा ये क्रम चलता रहेगा, आप छुट्टी मुझे देते रहिए, ये मेरे माता पिता के सवाल, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना मेरा परम कर्तव्य है। तो ये घटनाएं घटती रहती हैं, इस तरह की बातें हम करते हैं। बात इसलिए करते हैं ताकि आपका थोड़ा मन प्रसन्न हो, थोड़ा इस मंच से जुड़े। भाई साहब थे शेख साहब, बहुत अच्छे कवि, हास्य के उर्दू के, दोनों कटनी चले गए, वहां पर इनकी जेब कट गई। भाई कटनी पैसे रहते हैं, खुशी आप कौन? तो पत्नी से कहते हैं मैं आनंद आपका पति। तो ये हो जाता है, आनंद बहुत व्यस्त रहता है साहब, सभी जानते हैं यहाँ पर जितने बैठे हैं, बहुत ही व्यस्त व्यक्तित्व है, यदि उसका नाम तो वो है आनंद। आनंद शेख साहब के साथ चले गए कटनी, वहाँ जेब कट गई। अब परेशान, मुझे टेलीफोन किया, प्रकाश वो ऐसा ऐसा हो गया, क्या बताएं। मैं कोई खास बात नहीं, शाम को मैं आपको टिकट की व्यवस्था कर दूंगा, आप आज दिन भर मेरे साथ खाना खाइए, यहाँ पर घूमिए फिरिए। वहाँ पर कटाई घाट एक बहुत सुरम्य पार्क अपन BSNL एक्सेस के बिल्कुल ठीक सामने है, देखो सही घटना है। वहाँ पर बढ़िया नगर निगम ने तरह तरह के बोर्ड लगा रखे हैं, क्योंकि नगर निगम वहाँ पर, क्योंकि नदी है, नदी गहरी है, तो एक बोर्ड लगा था जिसमें लिखा था कि डूबने वाले को जो बचाएगा उसे 2000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। शेख साहब ने कहा आनंद जेब कट गई, जाने दो साले, 100-150 रुपये का अपने पास तो रहता ही नहीं। एक काम कर दे कि ये जो बोर्ड लगा देख रहे हैं ना, बस छलांग आनंद लगा दो, हम तुरंत निकाल लेंगे, प्रशासन से 2000 रुपये लेके अपना काम बन जाएगा। आनंद बोले बढ़िया, आनंद बहुत व्यस्त रहते हैं, कुछ ज्यादा खास ध्यान नहीं देते हो। उन्होंने कहा ठीक है भाई, लेकिन एक बात ध्यान रखना, छलांग लगाना तो ठीक है, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता, तो ध्यान ये रखना कि जैसे ही मैं छलांग लगाऊं मुझे निकाल लेना। शेख साहब तो तैयार ही थे बहुत पहले से, बोले लगा दो छलांग। आनंद ने छलांग लगा दी, सचमुच तैरना नहीं आता, बड़ी भारी भरकम लंबाई बड़ी चौड़ाई बना और क्षेत्रफल है उनका, ये पर्सनैलिटी नहीं, पर्सनालिटा है। छलांग लगा दी, बोझ ज्यादा है, डूबने लगे, देखा शेख बचा नहीं रहा, पीछे जा रहा धीरे धीरे। आनंद चिल्ला रहे, भैया लगता है कि आपको लोभ आ गया है यार, भैया 2000 रुपया पूरे ले लेना, लेकिन जान तो बचा लो। शेख बोला महाराज यहाँ एक बोर्ड और लगा है जिसमें लिखा है लाश लाने वाले को 3000 रुपये दिए जाएंगे। तो गजल और शेर, हास्य व्यंग किस तरह परिभाषित होती है, ये कहने का मैंने प्रयास किया है। सबसे पहले सुनिए गजल, कि गजल किसे कहते हैं। कि शादी के बाद पहली बार पति पत्नी आपस में मिले, चारों ओर से खुशियों के फूल खिले, पत्नी लाज से शर्माए, पति हौले हौले मुस्कुराए, तो रस छंद और अलंकार से ओतप्रोत जब सारी रात भीग जाती है, तो यही भीगी रात साहित्य में गजल कहलाती है। लेकिन शेर का मजा जरा अलग है, बस उसी का मजा है टोटल बात में, कि पति पत्नी पूर्ण रूपेण होकर एक दूसरे में खोकर जब प्रेम के अथाह सागर में गोता लगाए, चंद महीने बाद 2 से 3 हो जाएं, तो तीसरा टुकड़ा कहां जाएगा? हम देखा साहित्य में गजल का शेर कहलाएगा। तो ये है गजल की परिभाषा। और अंत में एक छोटा सा टुकड़ा, क्योंकि इस समय महंगाई, पूरे देश में महंगाई डायन के नाम से जानी जा रही है, मैंने वहीं से एक बात की है। फिल्म मुगल आजम एक संवाद है, बड़ा चर्चित संवाद है मेरा, वो संवाद आपके सामने रखना चाहता हूँ। अच्छा लगे आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके ही विभाग का एक छोटा सा कर्मी हूँ, कोशिश करता रहता हूँ बात कहने की। कि स्वर्गीय पृथ्वीराज कपूर यदि संयोग से भारत के प्रधानमंत्री बन जाते, मेरी कल्पना कि स्वर्गीय पृथ्वीराज कपूर यदि संयोग से भारत के प्रधानमंत्री बन जाते, तो वक्त बे वक्त अपनी भी चर्चित फिल्म
मुगले आजम के डायलॉग दोहराते। जब भी महंगाई हटाने की बात संसद में लाई जाती तो उन्हें अपनी अनारकली की याद आती। जब भी महंगाई हटाने की बात संसद में लाई जाती तो उन्हें अपनी अनारकली की याद आती। वे उसी रोब में रहते और बड़े जोश में कहते, महंगाई तुम हिंदुस्तान की मलिका बनना चाहती हो। बात यदि आप तक अच्छी लग रही हो जरूर हौसला अफजाई कीजिए तालियों के साथ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अच्छी लग रही होगी आपको कि महंगाई तुम हिंदुस्तान की मलिका बनना चाहती हो, हिंदुस्तान के तख्ते पर नाचना चाहती हो, हिंदुस्तान की तकदीर बदलना चाहती हो। नहीं महंगाई, हिंदुस्तान की जनता तुम्हें जीने नहीं देगी और यकीनन हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। हम तुम्हें मरने इसलिए उसके पहले हमारे बीच संस्कार धामी के वरिष्ठ रंगकर्मी और बहुत अच्छे शायर, हम सबके आदरणीय और बड़े प्रिय भैया सूरज भैया हमारे बीच आ चुके हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत। पाठ करें भाई शक्ति। सभी को नमन करते हुए प्रकाश भाई ने थोड़ा सा माहौल को तब्दील कर दिया है। एक्चुअल में गज़ल का शायर हूं और जैसा कि वो हाथ से विधा से उन्होंने आप सभी को जोड़ रखा था, वेन्यू से जोड़ रखा था, थोड़ा सा वहीं से आगे बढ़ते हैं और फिर अपनी बात पे आऊँगा। मित्रों, पिछले दिनों हुआ ये राजपाल यादव, उनके पास एक घी कंपनी के मालिक पहुंचे ऐड के लिए कि साहब आपको अपने ऐड में लेना चाहते हैं। राजपाल यादव ने कहा यार आप असली घी का ऐड कर रहे हो, दारा सिंह को लो। बोले साहब उन्हें भी लिया है लेकिन आपको भी लेना है क्योंकि नकली घी के नुकसानात भी तो दिखाने हैं। फिलहाल आइए अपनी बात। चार मिसरे, नाम मेरा अपना शकील हिंदुस्तानी, और देखें यहीं से बात हम अपनी हिंदुस्तानियों की पहचान कि तेरे किरदार में कुछ ऐसी बुलंदी आए जानी दुश्मन भी तेरा शर्मसार हो जाए और शकील खुद को बना ले तू फूल के जैसे मसलने वाले के भी हाथ में खुशबू आए, मसलने वाले के भी हाथ में खुशबू आए। और यहीं से एक गज़ल देखें, नौजवान साथी पीछे बैठे हुए हैं और जो बुज़ुर्ग जहाँ उन्हें लगे कि वाकई मेरी बात में कहीं आपको लगे कि सच्चाई है या दौर से जुड़ी हुई है तो आप सभी का स्नेह चाहता हूँ। बात वही हमारी अपनी ही निगाहों से हम गिरा नहीं करते, अपनी ही निगाहों से हम गिरा नहीं करते, अपनी निगाहों से हम गिरा नहीं करते, दुश्मनों के भी हक में बद्दुआ नहीं करते, दुश्मनों के भी हक में बद्दुआ नहीं करते, हाथ उनके आती है दोस्त सिर्फ नाकामी। असफलता याद आइए हमेशा देखिएगा, हाथ उनके आती है दोस्त सिर्फ नाकामी, हाथ उनके आती है दोस्त सिर्फ नाकामी, अपने जो बुजुर्गों से मशवरा नहीं करते, अपने जो बुजुर्गों से मशवरा नहीं करते। और ये भी बात देखें कि मंजिलें नहीं मिलती दोस्तों कभी उनको। ये एक मूल मंत्र आपको देकर जा रहा हूं मैं। अगर आप मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, आप कामयाबी चाहते हैं, तो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि मंजिलें नहीं मिलती दोस्तों कभी उनको, मंजिलें नहीं मिलती दोस्तों कभी उनको, पढ़ के जो मुसीबत का सामना
नहीं करते, बढ़ के जो मुसीबत का सामना नहीं करते। और फिर वहीं पहुंचता हूँ मैं बात हिंदुस्तानियों तक कि हम अपने हिंदुस्तानियों की जब की पहचान देखें मक्ते में, ऐ शकील रहते हैं हक पे हम सदा कायम, ऐ शकील रहते हैं सत्य पे सदा कायम, ऐ शकील रहते हैं हक पे हम सदा कायम, टूट जाते हैं लेकिन हम झुका नहीं। माँ वीणा पानी के चरणों में नमन, मंच पर आसीन मेरे सभी अग्रज को नमन, आप सभी के हृदय में निवास करने वाले उस परम पिता परमेश्वर को नमन। ये 4 पंक्तियाँ आप सभी की नजर कर रही हूँ, तवज्जो चाहूँगी। तुम्हारा शौक गजल का एक मतला और एक शेर देखें। ठान ली है जब उसने, ठान ली है जब उसने मेरा दिल दुखाने की, ठान ली है जब उसने मेरा दिल दुखाने की, फिर करूँ मैं क्यों कोशिश, फिर करूँ मैं क्यों कोशिश अब उसे मनाने की, फिर करूँ मैं क्यों कोशिश अब उसे मनाने की। वक्त की नज़ाकत को, वक्त की नज़ाकत को वो कहाँ समझता है, वक्त की नज़ाकत को वो कहाँ समझता है। कर रहा है फिर कोशिश दूरियां बढ़ाने की, कर रहा है फिर कोशिश। और यहीं से इस गज़ल का एक शेर देखें, अच्छा लगे तो आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगी कि चाहिए तो ले जाओ, चाहिए तो ले जाओ, कह कहो का ये मौसम। अब
अभी हास्य व्यंग्य की बात इस मंच के माध्यम से हो रही थी। चाहिए तो ले जाओ कह कहो का ये मौसम, चाहिए तो ले जाओ कह कहो का ये मौसम, चाबियां नहीं दूंगी, चाबियां नहीं दूंगी दर्द के खजाने की, चाबियां नहीं दूंगी दर्द के खजाने की। और इसी गजल का मक्ता और अपनी बात को विराम दूंगी कि रास्ता नहीं देगा, आज जो दौर चल रहा है, रास्ता नहीं देगा कोई भी यहाँ रोगी, रास्ता नहीं देगा कोई भी यहाँ रोगी। अब तुम्हें जरूरत है, अब तुम्हें जरूरत है रास्ता बनाने की, अब तुम्हें जरूरत है रास्ता बनाने की, अब तुम्हें। सारे शहर जबलपुर के तमाम वो हस्ताक्षर यहाँ पर जुड़ जाते हैं जो सारे हिंदुस्तान में अपनी प्रतिभा का परिचय देते हैं, जबलपुर का नाम रोशन करते हैं। ऐसी अजीम शख्सियत जनाब आनंद कृष्ण साहब जो मेरे अपने अजीज़ मित्र हैं, वो मेरा हमनवा है, वो मेरा हबीब है, वो मेरा हमनवा है, वो मेरा हबीब है, इसका मिला है प्यार ये मेरा नसीब है, और तोहफे में मुझको देता है मेरी बुराइयाँ, ये दोस्त बाखुदा मेरे दिल के करीब है। आइए आप सभी की दिल की आवाज़ जैसा कि आप सभी सुनना चाह रहे हैं आनंद कृष्ण जी को, उन्हें ये कहते हुए आमंत्रित कर रहे हैं कि फूलों की कायनात को रंगीन बनाइए, खुशियों की सुबह शाम की रौनक बढ़ाइए, और गुलशन के फूल खिल के कहते हैं नाज से है इंतजार आपका, तशरीफ लाइए। तो एक बार फिर आपकी तालियां और आपका अपना आनंद कृष्ण। तुम मुझसे बस शब्द और सुर ले पाए, पर बोलो कैसे छीनोगे मुझसे मेरे गीत। तुम मुझसे बस शब्द और सुर ले पाए, पर बोलो कैसे छीनोगे मुझसे मेरे गीत। ये पहला मुझको तो बस गीत सुनाना आता है, मुझको तो बस गीत सुनाना आता है, अधरों पर संगीत सजाना आता है, गहरा रिश्ता है मेरा पीड़ाओं से, गहरा रिश्ता है मेरा पीड़ाओं से, फिर भी मुझको हास लुटाना आता है, गहरा रिश्ता है मेरा पीड़ाओं से, फिर भी मुझको हास लुटाना आता है, तो तुम मुझको बस आह कराहें दे पाए, तुम मुझको बस आह कराहें दे पाए, पर बोलो कैसे छीनोगे मुझसे मेरे गीत। और गीत का ये बंद देखें, मुझे पता है इन राहों में फूल नहीं है, मुझे पता है इन राहों में फूल नहीं है, मुझे पता है इन राहों में फूल नहीं है, किंतु बताओ कहाँ जगत में शूल नहीं है। मुझे पता है इन राहों में फूल नहीं है, किंतु बताओ कहाँ जगत में शूल नहीं है। और जब शूलों से यारी करना आवश्यक हो, जब शूलों से यारी करना आवश्यक हो, तब गीतों का साथ बनाना भूल नहीं। जब शूलों से यारी करना आवश्यक हो, तब गीतों का साथ बनाना भूल नहीं है। और तुम मुझको बस चंद सलाहें दे पाए, तुम मुझको बस चंद सलाहें दे पाए, पर बोलो कैसे छीनोगे मुझसे मेरी गीत। गीत ही पढ़ना चाहता हूँ। अर्ज क्या है कि फिर इलेक्शन में सियासत के मदारी आएंगे, फिर इलेक्शन में सियासत के मदारी आएंगे, मांगने को वोट महलों से भिखारी आएंगे। फिर इलेक्शन में सियासत के मदारी आएंगे, मांगने को वोट महलों से भिखारी आएंगे। और जहाँ से आनंद ने शुरू किया था मधुशाला से, मैं वहीं पे ले चलता हूँ। और देखें सच्ची सद्भावना कहाँ पे है। फिर इलेक्शन में सियासत के मदारी आएंगे, मांगने को वोट महलों से भिखारी आएंगे। मैं कदे में शाम को तुम देखना सद्भावना, मैं कदे में शाम को तुम देखना सद्भावना, शेख जी के साथ पीने को पुजारी आएंगे।
मैकदे में शाम को तुम देखना सद्भावना, शेख जी के साथ पीने को पुजारी आएंगे और अमन का संदेश लेके देखना दंगे के बाद, अमन का संदेश लेके देखना दंगे के बाद नेवले और सांप दोनों बारी बारी आएंगे। अमन का संदेश लेके देखना दंगे के बाद नेवले और सांप दोनों बारी बारी आएंगे। फिर इलेक्शन में सियासत के मनारी आएंगे। एक बिल्कुल ताज़ा तरीन दो गीत का। सच कहना क्या तुमको भी आई मेरी याद, सच कहना क्या तुमको भी आई मेरी याद तुम्हारी आई मैं जागा सारी रात। सच कहना क्या तुमको भी आई मेरी याद तुम्हारी आई मैं जागा सारी रात। दर्द में डूबी शबनम, गम में डूबी शहनाई, दर्द में डूबी शबनम, गम में डूबी शहनाई, मुँह हुई है कोयल और सूख गई अमराई। दर्द में डूबी शबनम, गम में डूबी शहनाई, मुँह हुई है कोयल और सूख गई अमराई। बदल गया है मौसम, बदल गए हालात, सच कहना क्या तुमको भी आई मेरी याद तुम्हारी आई मैं जागा सारी रात। सच कहना क्या तुमको भी आई मेरी याद। और ये दूसरा चरण गीत का। सुधियों के आंगन में है सन्नाटों का डेरा, सुधियों के आंगन में है सन्नाटों का डेरा, स्वप्नीली आंखों पर अब है आंसू का पहरा। सुधियों के आंगन में है सन्नाटों का डेरा, सुधियों के आंगन में है सन्नाटों का डेरा, स्वप्नीली आंखों पर अब है आंसू का पहरा। समय दे गया मुझको कैसी ये सौगात, याद तुम्हारी आई मैं जागा सारी रात। सच कहना क्या तुमको भी आई मेरी याद तुम्हारी आई मैं जागा सारी रात। इसका ये दो बंद मैंने पढ़े, ख़ास तौर से ये आखिरी बंद इस गीत का। मैंने जो गीत लिखे हैं अभी तक उनमें शायद ये बंद सबसे अच्छा बन पड़ा है, मुझे बहुत प्रिय है, आप तक पहुंचा रहा हूँ। सच कहना क्या तुमको भी आई मेरी याद तुम्हारी आई। शिल्प देखें, कागज के गाल को अक्षर, कागज के गाल को अक्षर सैलाना भूल गए हैं, कागज के गाल को अक्षर सैलाना भूल गए हैं, इच्छा के बंधन वाले फांसी पर झूल गए हैं। कागज के गाल को अक्षर सैलाना भूल गए हैं, इच्छा के बंधन वाले फांसी पर झूल गए हैं, इच्छा के बंधन वाले फांसी पर झूल गए हैं। सिसक रहा है चिंतन और जख्मी है जज्बात, सिसक रहा है चिंतन और जख्मी है जज्बात, याद तुम्हारी आई मैं जागा सारी रात। सच कहना क्या तुमको भी आई मेरी याद तुम्हारी आई मैं जागा सारी रात, मैं जागा सारी रात। प्रस्तुत की और क्रम को थोड़ा सा फिर से थोड़ी सी दिशा परिवर्तित करते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उर्दू हास्य के सशक्त हस्ताक्षर भाई शेख निजामी साहब को कि वे आएँ। और आप देखेंगे कि जैसी छटा, जैसी विविध छटाएँ हिंदी व्यंग में मिलती हैं, वैसे ही उर्दू में, उर्दू और हिंदी दोनों अलग अलग भाषाएं कही जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि दोनों भाषाएं नहीं हैं, अलग अलग भाषाएं नहीं हैं, एक ही भाषा की दो अलग अलग शैलियाँ हैं। बहरहाल ये एक अलग चर्चा का विषय है। मैं बड़े सम्मान से आमंत्रित कर रहा हूँ भाई शेख निजामी साहब को, जो उर्दू व्यंग्य के तो रचनाकार हैं ही, साथ में उनके बारे में एक बात और बताना चाहूँगा। उर्दू की बड़ी अच्छी कक्षाएँ उनके पास चलती हैं। आज के दौर में अगर शायर हुए तो समझ लो हज़ारों परेशानियाँ आपके साथ लग जाती हैं। उस परेशानी का जिक्र हम आपके सामने करना चाहते हैं। 4 पंक्तियाँ देखें कि मैंने लिखी थी गज़ल
वैल्यू बनाने के लिए। मैंने लिखी थी गजल वैल्यू बनाने के लिए और यूज बेगम ने किया चूल्हा जलाने के लिए। मैंने लिखी थी गजल वैल्यू बनाने के लिए और यूज बेगम ने किया चूल्हा जलाने के लिए। शेर देखें कि जुल्फ जब भी वो सवार है बीच से तो यूं लगे, जुल्फ जब भी वो सवार है बीच से तो यूं लगे, रास्ता छोड़ा गया है आने जाने के लिए, रास्ता छोड़ा गया है आने जाने के लिए। अब 4 पंक्तियां और देखें कि तूफान वो आया कि नदी पार हो गए, तूफान वो आया कि नदी पार हो गए, हम आज अपनी कौम के सरदार हो गए। और 2 पंक्तियां देखें कि टीवी के जैसे सजने लगी अब तो बीवियां, टीवी के जैसे सजने लगी अब तो बीवियां, शौहर भी एंटीना लगे तार हो गए, शौहर भी एंटीना लगे तार हो गए। और 4 पंक्तियां और देखें, ये आपके डिपार्टमेंट से मुंसलिक नहीं, आपके डिपार्टमेंट में करीब ताल्लुक नहीं रखा, लेकिन देखिए आप 4 पंक्तियां के कुछ लोग साग भाजी कुछ दाल मारते हैं, कुछ लोग साग भाजी कुछ दाल मारते हैं, किस्मत है जिनकी अच्छी हर माल मारते हैं, और औकात क्या है किसकी बतला रहे मोबाइल, औकात क्या है किसकी बतला रहे मोबाइल, कंगाल लोग यारों मिसकाल मारते हैं। बोला कि वेलकम गेट पे उनके तो लिखा होता है, वेलकम गेट पे उनके तो लिखा होता है, फिर भी दरवाजे पे दरबान खड़ा होता है। उनकी मूछें हैं कह बंद घड़ी के कांटे, उनकी मूछें हैं कह बंद घड़ी के कांटे, देखिए जब भी 9:15 बजा होता है, देखिए जब भी 9:15 बजा होता है। 2-3 शेर देखेंगे। शख्स बढ़ गया, 2-4 लात मार के एक शख्स बढ़ गया, ना काटा और ना भोंका ना उसने जरा क्यों। कुत्ता ये बोला देख के कुत्ते से चुप है क्यों, कुत्ता ये बोला देख के कुत्ते से चुप है क्यों, कहने लगा कि कौन लगे आदमी के मुंह, कहने लगा कि कौन लगे आदमी के मुंह। और देखिए यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि करके तुम हाल से बेहाल कहाँ जाते हो, करके तुम हाल से बेहाल कहाँ जाते हो, अब तो मैं हो गया कंगाल कहाँ जाते हो, अब तो मैं हो गया कंगाल। अभी भाई पहले ने ये बात की थी 3000 रुपए, वही तो बात हुई है। देखें शेर के जिंदगी हो गई कमबख्त मेरी ओलंपिक, जिंदगी हो गई कमबख्त मेरी ओलंपिक, तुम बना कर मुझे फुटबॉल कहाँ जाते हो, तुम बना कर मुझे फुटबॉल कहाँ जाते हो। और ये मक्ते का शेर कि इससे बढ़कर नहीं कश्मीर की आदि वादी, इससे बढ़कर नहीं कश्मीर की आदि वादी, शेख तुम छोड़ के ससुराल कहाँ जाते हो, शेख तुम। वरिष्ठ रंगकर्मी हैं और बड़ी सहज भाषा में सहज शब्दों में अपनी बात कहती हैं, सीधी सीधी बात कहने वाले। शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ कि अभी चंद दिनों पहले जो माहौल था मंदिर और मस्जिद का, एक बात मैंने कही है यार, आप उस पर देखें कि शायद मैं इससे ज़्यादा तंज कुछ नहीं कर सकता, इतना इससे बड़ा ताना नहीं दे सकता मैं बुद्धिजीवियों को। कि सुबह ए उल्फत सुकून की शाम से बतिया रहा, और आप उस मंजर को आपके सामने देख लें जो मैं कहने जा रहा हूँ, बिल्कुल आपको नजर आ जाएगा कि बिल्कुल सच बात है कि सुबह ए उल्फत सुकून की शाम से बतिया रहा, सब हैं चुप खुद से भी वो आवाम से बतिया रहा, और मंदिरों मस्जिद के मसले पर ज़हीनों में बहस, और एक पागल रहीम और राम से बतिया रहा। आपने देखा होगा पागल को उसे मंदिर मस्जिद से कोई जैसे बिल्कुल कोई ईश्वर से बात करता है, बतिया रहा। और एक 4 लाइन देखिए, हालांकि वो गजल का शेर है मेरा, लेकिन उसको मैंने इस माहौल पे 4 पंक्ति में ढाला था कि गले मिलने को तो कहता है पर सर काट देता है,
गले मिलने को तो कहता है पर सर काट देता है, मोहब्बत और अमन का हर कबूतर काट देता है। अगर हिंदू के हाथ मुस्लिम के माँ से है मुकम्मल हम, तो फिर है कौन जो अक्षर से अक्षर काट देता है। अगर हिंदू के हाथ मुस्लिम के माँ से है मुकम्मल हम, तो फिर है कौन जो अक्षर से अक्षर काट देता है। और शेख भाई ने एक कुत्ते पे 4 पंक्तियाँ की थी, मैं भी 4 पंक्तियाँ दे रहा हूँ कुत्ते पे। लेकिन देखें कि आज अगर कहीं ईमानदारी बची है तो कहाँ बची हुई है। देखें कि फकत जर के अलावा आजकल कुछ भी नहीं भाता पैसा, फकत जर के अलावा आजकल कुछ भी नहीं भाता। कपट छल झूठ मक्कारी से गहरा हो गया नाता। मेरी चोरी की दौलत पर सभी खुश हैं बहुत, लेकिन मेरा कुत्ता मेरे हाथ से रोटी नहीं खाता। फकत जर के अलावा आजकल कुछ भी नहीं भाता। कपट छल झूठ मक्कारी से गहरा हो गया नाता। मेरी चोरी की दौलत पर सभी खुश हैं बहुत, लेकिन मेरा कुत्ता मेरे हाथ से रोटी नहीं खाता। एक 4 पंक्तियां देखिए, इसमें एक शब्द है रेसगारी। रेसगारी मेरे ख्याल से सारे लोग जानते होंगे, चिल्लर। देखें कि आज समाज का चेहरा क्या है कि ज़बां की तल्ख जहरीली कटारी छोड़ देता है, ज़बां की तल्ख जहरीली कटारी छोड़ देता है। अदब से बोलता है रेसगारी छोड़ देता है। जवां बेटी को मुफलिस बाप ले जाता है ये कहकर, तू संग रहती है तो बनिया उधारी छोड़ देता है। जवां बेटी को मुफलिस बाप ले जाता है ये कहकर, तू संग रहती है तो बनिया उधारी छोड़ देता है। एक 4 पंक्ति देखें, इसमें एक शब्द है उड़िया। उड़िया का मतलब होता है नेकेड, बिना कपड़ों के। देखें कि नहाने खून से हर हाथ में डंडे निकल आए, नहाने खून से हर हाथ में डंडे निकल आए। हजारों संत मुल्ला पादरी पंडे निकल आए। वो नुक्कड़ की भिखारन जब तलक जिंदा थी, उड़िया थी, मरी तो देख लो हर धर्म के झंडे निकल आए। वो नुक्कड़ की भिखारन जब तलक जिंदा थी, उड़िया थी, मरी तो देख लो हर धर्म के झंडे निकल आए। और देखें, अगर मेरी बात लंबी होने लगे तो ताली बजाने के भी 2 तरीके होते हैं। मैं बता दूं कि थिएटर में 2 तरीके से ताली बजाई जाती है। एक ताली बजाने से लगता है कि नहीं आप सुनना चाहते हैं, दूसरी ताली का मतलब होता है बस, मुंह से बोलना ही नहीं है कि बैठो। उस ताली का मतलब भी वही होता है कि नहीं बस बैठ जाओ। देखें 4 पंक्ति, मैं जैसा अमल करेंगे मेरा दावा है कि 99% घरों में झगड़े खत्म हो जाएंगे। देखें करना सिर्फ क्या है आपको कि बात बस ये याद रख ले, फिर जो जी चाहे वो कर। देखिए प्रतीक का माध्यम चुना है मैंने कि बात बस ये याद रख ले, फिर जो जी चाहे वो कर। एक शय कांधे के ऊपर है जिसे कहते हैं सर, और चप्पले जूते उतारो घर के बाहर, इसलिए कि धूल बाहर की रहे बाहर तो घर रहता है घर। अगर मेरी बात सचमुच पे पहुंच रही है तो आशीर्वाद दीजिएगा। चप्पले जूते उतारो घर के बाहर, इसलिए कि धूल बाहर की रहे बाहर तो घर रहता है घर। ये 4 पंक्तियां भी देखें, सिर्फ गजल नहीं, सिर्फ 4 पंक्तियां ही आप देखें कि अंधेरों के गुलामों को कहीं परछाई मिलती है, अंधेरों के गुलामों को कहीं परछाई मिलती है। बिना डूबे किसी को क्या कभी गहराई मिलती है। पिताजी ने मेरे ये बोलकर चौखट रखी छोटी, मेरे बेटे झुकाकर झुकने से ऊंचाई मिलती है। अंधेरों के गुलामों को कहीं परछाई मिलती है, बिना डूबे किसी को क्या कभी गहराई मिलती है। पिताजी ने मेरे ये बोलकर चौखट रखी छोटी, मेरे बेटे झुकाकर झुकने से ऊंचाई मिलती है। और अभी इरफान भाई ने एक शेर पढ़ा था कि वोट मांगने महलों से भिखारी आएंगे। 4 पंक्तियां देखें, उस शेर को समर्पित कर रहा हूं कि शक्ल इबादत की चिपकाए दंगे घूमा करते हैं, शक्ल इबादत की चिपकाए दंगे घूमा करते हैं। मजहब मेरे देश में लोगों नंगे घूमा करते हैं, और दाता भटक
रहे हैं बेघर बेदर और बेअर्शो जमीन, अब कारों में खादी पहने भिखमंगे घूमा करते। दादा भटक रहे हैं बेघर बेदर और बेअर्शो जमीन, कारों में खादी पहने भिखमंगे घूमा करते हैं। मैं बंद कर दूं और चलिए मैं देखिए, फिर मुझे दोष मत दीजिएगा, क्योंकि जिनको जल्दी जाना है वो बेशक कोसेंगे कि अरे इनको तो और सुनने। काश आते तो अच्छा था। देखिए बहुत सारे घरों के दरवाजे आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे। मैंने कहा जैसा कि शायरी नहीं है कि काश कि मैं की जगह हम कह पाते तो अच्छा था, एक गीत को एक ही लय में सब गाते तो अच्छा था, और जिस तरह से बांध रखा है दरवाजे में नींबू मिर्च, उस तरह से घर के सारे बंध जाते तो अच्छा था। देखिए उनके बीच में कोई फर्क नहीं रहता, लेकिन उतना ही फर्क घरों में सब लोगों के बीच में उतने डिफरेंसेस मिलते हैं। और आखिरी चार पंक्तियां एक बात आपको बात दे के जा रहा हूं। हमें हमारे माँ बाप ने बताया, उनको उनके माँ बाप ने बताया, धर्म गुरुओं ने बताया, और आज भी बताते हैं। ये लाखों सालों से एक बात बताते आ रहे हैं। मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ उस बात को बदलने की, और अगर आपको लगे कि मेरी बात ज़्यादा सही है तो उस बात को जो लाखों सालों से चली आ रही है उसको वहीं छोड़िएगा और मेरी बात दोहराइएगा कि हमारे सारे बुजुर्गों ने एक बात कहा कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आप एहसान मत जताएं, नेकी कर और दरिया में डाल। देखिए मैं कुछ नई बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। आज ज़माने से नेकी सिर्फ इसलिए खत्म हो गई है कि हम करके दरिया में डाल देते थे। नेकी ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जिसे दरिया में डाला जाए। चार पंक्तियां देखें। मैं बोलता हूं अगर आप किसी की मदद करें तो कीट होकर एहसान जताएं उसके ऊपर, तो लेकिन क्यों जताएं? अगर बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद भी दीजिएगा और इस बात को आज से जारी रखिएगा कि सहारा दे किसी को वक्त की सीढ़ी चढ़ा देना, सहारा दे किसी को वक्त की सीढ़ी चढ़ा देना, किसी अनपढ़ को यूं ही पाठ उल्फत का पढ़ा देना। मदद मैंने तुम्हारी की तो ये एहसान है तुम पर, कभी तुम भी यही करके इसे आगे बढ़ा देना। आते हो देखना मेरी उड़ान को तो जाओ और ऊंचा करो आसमान को। ये दो पंक्तियां भाई सूरज ने लिखी हैं और साथ ही इसके साथ कवि गोष्ठी यहाँ संपन्न होती है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि अब इसके बाद कविता कवि गोष्ठी हमारी यहाँ संपन्न हो चुकी है और अब पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं। हिंदी पखवाड़े के दौरान आप सभी ने काफ़ी मेहनत से प्रतियोगिता में भाग लिया और बहुत मेहनत की है उन्होंने। पहला पुरस्कार श्री शैलेंद्र असाटी उप महाउपमंडल अभियंता। दूसरे स्थान पर रहे हैं श्री पंकज राय। निबंध लेखन प्रतियोगिता प्रोत्साहन पुरस्कार श्री लखन पटेल। प्रोत्साहन पुरस्कार कहानी प्रलय। वो अच्छा मात मिले सुत मात मिले रजनी सुखदाई राज मिले गज राज मिले साज मिले सब सुंदर भाई लोक मिले परलोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ जाई सुंदर और मिले सब ही सुख पर संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। आप लोग कहना शब्द को से बांधना तो बड़ी मुश्किल वाली बात है, तो थोड़ा सा एक शेर के रूप में है कि पारस अरु संत में, पारस अरु संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा को कंचन करे और वो करे आप समान, वो करे आप समान। श्री अरुण कुमार शर्मा कनिष्ठ शिक्षा अधिकारी।
लेकिन इसमें हमारे लोगों के बीच में कोई दूसरे स्थान श्रीमती अर्चना अर्चन। साथियों, अर्चना जी के बारे में एक बात और बताना चाहूंगा आपको। और अगले परम श्रद्धेय डॉक्टर तनुजा चौधरी जी का आशीर्वाद हम सभी को मिले। मैं बड़े आदर से, बड़े सम्मान से आमंत्रित कर। आदरणीय मिश्रा जी, समस्त साहित्य प्रेमी जगत, मंच पर आसीन सम्मानित लोग, सम्मानित सुधी जन, श्रोतागण और BSNL का समस्त परिवार। कार्यक्रम के आरंभ में ही बहन अर्चना अर्चन ने कहा था कि लोग 5:30 बजे से घबरा रहे हैं, और अब जब अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मुझे खड़ा किया है तो मैं सोच सकती हूँ कि आप लोग के दिलों पे क्या गुजरी होगी। क्योंकि राजभाषा पखवाड़ा है और इसका इतना सुमधुर समापन चिरंजीव प्रिय आनंद ने किया है कि इसके बारे में कुछ और कहना, इसके बाद कुछ और कहना तो मुनासिब नहीं है। ये बात अपने में बेहद करीब, बड़ी खुलूसियत से भरी हुई, बड़ी आत्मीय है कि हम सब हिंदी भाषी प्रांत में रहकर भी निरंतर प्रयासरत हैं भाषा सीखने के लिए नहीं, भाषा के परिष्कार के लिए। और ये ही ज़रूरी है क्योंकि पंक्तियों के मध्य जो छुपे भाव हैं, हम सब हिंदी भाषियों के लिए और हिंदी भाषियों के लिए, भाव से जिस पर चढ़ी नृप हेम मुद्रा, राजा की सोने की मुद्रा, नृप हेम मुद्रा और रंग वराटिका, फूले फले साहित्य की यह वाटिका। जीवन में हो ही नहीं सकता कि अध्यक्ष सम्मानित करे और पुत्रवत जो विद्यार्थी है वह सहयोग करे। मैं भगवान को बहुत धन्यवाद देती हूँ। समापन की हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर तनुजा चौधरी, उपस्थित अधिकारीगण, हमारे मंच पे पधारे हुए कविगण एवं साथी, हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि आज का जो हिंदी पखवाड़े का समापन हुआ तो बहुत ही एक गरिमापूर्ण समापन था। कवि सम्मेलन मंच पे जो कवि उपस्थित थे उसमें कोई दो राय नहीं है कि आनंद कृष्ण जी ने शहर की जो बहुत ऐसी प्रतिभाओं को यहाँ इकट्ठा किया था जिन्होंने रस के सारे स्वाद, चाहे वो वीररस के कवि तो नहीं थे, गज़ल, गीत, हास्य, सभी के बारे में आप लोगों की जो कविताएँ बड़ी बड़ी श्रेष्ठतम कविताएँ थी और इसे मैं आपको विशेष धन्यवाद देता हूँ। आज का पखवाड़े का कार्यक्रम था समापन का। आपको जैसा कि पता है कि विभिन्न प्रतियोगिताएं हमारे कार्यालय में 14 सितंबर से हमने इसका शुभारंभ किया था और लगभग 2 हफ्ते ये सारी प्रतियोगिताएं चली और जिन प्रतियोगिताओं में हमारे लोगों ने पुरस्कार प्राप्त किया मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हमारा अन्य स्टाफ भी उनसे प्रेरणा लेकर आने वाले जाते हैं और उन्हें पूरा करना होता है। हमारा ये कोशिश करना चाहिए कि जो भी विभागीय लक्ष्य दिए गए हैं हम अपने कार्यालयीन उपयोग में उन लक्ष्यों को प्राप्त करें।
दूसरी जो बड़ी बात है हिंदी के बारे में, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की जो हिंदी की स्थिति है उसका अगर हम आकलन करें तो हम पाएंगे कि इसमें सही तरीके से इसके पीछे कार्य नहीं किया गया। अदरवाइज 60 वर्षों के बाद भी अगर हमारे जो देश की जो राजभाषा है वो उस स्थिति में रहे, ये एक बहुत कोई स्वस्थ वो चीज़ नहीं कही जाएगी। और हमें कोशिश ये करना चाहिए और उसके लिए सभी लोगों को पहल करनी चाहिए, चाहे वो सामाजिक पहल हो, चाहे राजनीतिक पहल हो, चाहे प्रशासनिक पहल हो, कि हम हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए अधिक से अधिक काम करें। निष्ठ भाषा में उस चीज़ को समझाएंगे तो हमारा कस्टमर जो ज़्यादातर रूरल बेस्ड है, क्योंकि अब हमें रूरल में ही ज़्यादा प्रयास करने हैं उपभोक्ताओं को बढ़ाने का, तो उसमें हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारी बोलचाल की भाषा हो, जो हमारा पब्लिसिटी मटेरियल हो, हमारे जो कस्टमर सेंटर हैं, हमारे जो इंटरफेस में जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं,